बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लास्ट क्लास का कुछ ले लेते हैं हम ताकि पता चले सबको यहाँ क्या चल रहा है। फर्स्ट क्लास बेटा जो इसकी हुई थी इस चैप्टर की, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने समझा था कि सर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो अकाउंटिंग में बेटा आपको 4 स्टेप्स बताए गए थे, क्या थे वो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। लेकिन बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का ही एक छोटा सा पार्ट होता है और उसके अंदर सिर्फ हम 2 स्टेप्स करते हैं, वो क्या है सर, रिकॉर्डिंग और, ठीक है। यानी आप शॉर्ट में कह सकते हो कि सर बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल और लेजर बनाया जाता है, जबकि अकाउंटिंग में क्या बनाया जाता है सर, जर्नल भी बनाया जाता है, लेजर भी बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस भी बनता है और फाइनल अकाउंट भी बनता है। ठीक है, देयर आफ्टर बेटा हमने पढ़ा था कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन क्या है, वो सबको बताई हुई थी। देयर आफ्टर हमने पढ़ा उसके अंदर कि सर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग किसके होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या है हमारे। आज की क्लास में बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे अभी हम, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की, तो एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, फायदे। ठीक है, तो सर अकाउंटिंग की हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहली आती है बेटा, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बेटा इसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस जो है ना वो आपस में सिमिलर ही मिलेंगे आपको, लगभग क्या मिलेंगे, वो सारे के सारे सिमिलर ही है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एडवांटेजेस में लिखा है बेटा कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या करती है बेटा, एक तरीके से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती है हमें। द वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। कहता है जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करता चला जाता है वैसे वैसे हमारी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होती चली जाती है बेटा, बढ़ती चली जाती है। कहता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम ओरली, उसको ओरली याद करना पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग कीप्स अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। देखो बच्चे, आपने कभी दिमाग लगाया कि भाई रिलायंस का ओनर मुकेश अंबानी है, एक ही बंदा है वो, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस चल रहा है, तो ट्रांजेक्शन्स कितनी होती होंगी, अनगिनत है। कैसे याद रख पाता होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। सब क्या बन रहा है बेटा, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, सारा का सारा क्या हो रहा है, मैनेज हो रहा है। लगभग लगभग बताया जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी सर के 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। 350 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर रखे हैं कंपनी ने, जो सिर्फ उनका अकाउंट मेंटेन करती है। तो अकाउंट क्यों मेंटेन करती है भैया, ट्रांजेक्शन सोचो ना कितनी सारी होती होंगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है, देखो मिथ था या क्या था हमें नहीं पता, रियलिटी ये बताया जा रहा था कि हर पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड वो 5 लाख रुपए कमाते हैं। वो जाग रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर सेकंड उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाते हैं प्रॉफिट के। आप बेटा सिंपल कैलकुलेशन करो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, 1 मिनट में, ठीक है, पर सेकंड बोला है ना, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 5 लाख, पहला अमाउंट आएगा 1 मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। फिर जो आपने वो करा है उस टोटल को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने भी ट्राई किया था, कैलकुलेशन कैलसी पे नहीं आती, मतलब 1 घंटे की इनकम भी कैलकुलेटर शो नहीं करता। ठीक है, उससे बाहर की इनकम है वो। तो अब इतनी इनकम कोई बंदा कर रहा है, इतनी ट्रांजेक्शन वो कर रहा है, तो याद रख लेगा बेटा, नहीं रख पाएगा। इसीलिए क्या करी जाती है बेटा, अकाउंटिंग करी जाती है, जो क्या करती है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। देखो आज की डेट में अगर अंबानी सर ये चाहे कि भैया मेरे पेट्रोल पंप की इनकम कितनी है, 1 मिनट में बता देगा कोई भी। रिलायंस फ्रेश की कितनी इनकम है जी, ये इनकम है आपकी, किसकी बेस पे बताएगा वो, अकाउंटिंग की बेस पे बताएगा। तो अकाउंटिंग इस तरीके से हमारी हेल्प करती है, समझ आ गया सबको। दूसरा कहते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, दूसरा काम क्या है बेटा, कि हमारी जितनी भी बिजनेस चल रहे हैं उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको पता लगाने में क्या हेल्प करती है, हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है। देखिए यहाँ लिखा है, सिंस कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स इज केप्ट, सो प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी असरटेन इजिली ऑन अ ईयरली बेसिस। क्योंकि हम हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, तो ईयरली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, अपनी फर्म का प्रॉफिट और लॉस इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप जितना मर्जी चाह लो, कई लोग क्या होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, अरे हमें तो मुंह जुबानी याद रहता है। भैया मुंह जुबानी नहीं रहेगा याद, ठीक है ना। अगर आप सुबह से लेकर रात तक आपके घर में कोई फंक्शन है, आप खर्चे करते रहो, रात को बैठ के दिमाग पे जितना मर्जी जोर डाल लेना, कोई ना कोई चीज मिस, जितना मर्जी इंटेलिजेंट बनता हो, क्यों, कुछ ना कुछ तो भाई स्किप हो जाता है। जब दिन में 100 सामान खरीदोगे, 5-10 रुपए की आइटम इधर उधर होगी होगी। इसीलिए अकाउंटिंग करी जाती है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल सके। फिर आता है बेटा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, पहले उसको समझते हैं हम थोड़ा सा। बच्चे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि हमारे पास
जो हमने फर्म स्टार्ट करी थी या हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो उसमें हमने 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लगाया था, पैसा लगाया था। आज प्रेजेंट में मेरी क्या पोजीशन चल रही है, उस 1 करोड़ में से मेरे पास कितना बचा हुआ है, मैंने 1 करोड़ में से कितना पैसा बाहर वालों का दे रखा है या मैंने कितना बाहर वालों का देना है, इन सब का हिसाब किताब कौन लगाता है बेटा, हमारी अकाउंटिंग लगाती है। अच्छा ये बताओ, इस हिसाब किताब को लगाए बिना आप बिजनेस चला लोगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना सर, ये तो सब कुछ हमें टिप्स पे रहना चाहिए ना आज के डेट में। आप ये रिटर्न मानो, आप में से कोई मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है फ्यूचर में, आप ये मानना कि बेटा कंपनी में ना ऐसे फोन आते हैं, सर 10 मिनट है, उस फर्म का बताओ क्या प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, उसका पूरा अकाउंट डिटेल लेके आओ। तो फटाफट क्या करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जाएगा फाइल ओपन करेगा, ये लो सर आपका ये अकाउंट मेंटेन हो रहा है। तो इसीलिए अकाउंटेंसी करी जाती है बेसिकली, ठीक है। फिर आता है बेटा, देखो क्या लिखा है, कहता है व्हेन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर समराइज्ड ऑन ईयरली बेसिस, बैलेंस शीट इज ड्रॉन टू डिपिक्ट द पोजीशन ऑफ असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल। हमने पढ़ा भी था बेटा, हमारा जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फाइनल अकाउंट। उसमें क्या बनती है, एक बैलेंस शीट, वो सेकंड टर्म में हम देखेंगे। उसमें ये बताया जाता है कि हमारी कितनी असेट्स बची हुई है, कितनी लायबिलिटी है और कितना हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस के अंदर। फिर आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। ये मैंने एग्जांपल के साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। कहता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी का मतलब होता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ वन ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर टू असरटेन द प्रोग्रेस मेड बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या है बेटा, आपकी 9th क्लास की मार्कशीट को 10 से कंपेयर करा पापा मम्मी ने, तो क्या बोलेंगे, अगर 9 से बेटर स्कोर करा होगा तो क्या बोलेंगे वो, कि भैया आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने मेहनत ज्यादा करी है। और अगर कम स्कोर करा है तो बेटा 9th में इतने ज्यादा स्कोर थे, इस बार आपने मेहनत नहीं करी इसलिए स्कोर कम रह गया। सेम बिजनेस के साथ है। तो बिजनेस भी क्या करता है बेटा, अपनी इस साल की बैलेंस शीट को पिछले साल की बैलेंस शीट से क्या करके देखता है, कंपेयर। वहां चेक करता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मैंने ग्रोथ करी है या फिर नीचे गया हूं। तो वो कौन हेल्प करता है हमारी पता करने में, अकाउंटिंग हेल्प करती है। देखो लिखा भी है यहाँ पे, मान लो कि एक्स लिमिटेड ने 2018 में 1 करोड़ रुपए कमाए और 2019 में 1.5 करोड़ कमाए, तो ऑब्वियसली ये फर्म क्या कहेगी कि हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, दैट मीन्स हमारा अच्छा ग्रो कर रहा है, हमारा बिजनेस सही तरीके से चल रहा है। फिर आता है बेटा यहाँ पे हेल्प्स इन टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन लेने में क्या करती है बेटा, ये हमारी हेल्प करती है। कैसे करती है देखो, कहता है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑपरेटिंग एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज नीडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजन। मैंने बेटा इसमें ना लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। बेटा एक फर्म है, हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, सपोज करो मारुति कंपनी है एक। मारुति कंपनी की 2 गाड़ियां ली थी मैंने लास्ट क्लास में, एक ली थी डिजायर और एक ली थी बेटा ब्रेजा। अब सपोज करो ब्रेजा की सेल बढ़ रही है और इसमें प्रॉफिट कंपनी को क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट ईयर वो किस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करेगी, ब्रेजा में या डिजायर में, ब्रेजा में। लेकिन सर ये इतना ज्ञान मिलेगा कहाँ से, मैनेजर्स को हेल्प कहाँ से मिलेगी, सर ये हेल्प मिलेगी किसके वजह से, अकाउंटिंग की वजह से। जब वो कंपैरिजन करेंगे कि हमारे 2-3 प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं, उन 2-3 प्रोडक्ट्स में से कौन सा हमारा बेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा बेटा, काम किया जाएगा। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक से हटके, और इससे रिलेट भी कह लो आप, इस पे बढ़ते हैं। टाइम है अभी, देखो इधर, घड़ी इसलिए नहीं पहननी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है बेटा यहाँ पे क्या, हेल्प एक्ट एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ। एक्ट एज अ प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब क्या है बेटा, सपोज करो मैंने इन तीनों से 1-1 लाख रुपया ले लिया, ठीक है, हमने ओरली लिया, इसने मेरे को दे दिया इन तीनों ने, और मैं लेके बैठ गया, कह रहे सर ये लो अपनी फीस ले लो। अब ये आते हैं, मैं कहता हूँ बेटा अपनी फीस दे दो, ये कहते हैं सर फीस दे तो दी थी आपको, मैं कहता हूँ कौन सी, मैंने ना इन्हें रिसिप्ट दी ना मैंने कुछ दिया, क्या अब ये मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे, नहीं ले पाओगे ना, ले पाओगे, नहीं ले पाओगे, ठीक है। तुम रिसिप्ट लेने के बाद भी नहीं ले पाओगे, फिर भी चलो सुनो। बेसिकली क्या होता है ये ना, एक्चुअल में क्या है बेटा, जब आप किसी से रिसिप्ट ले लेते हो, क्यों घर वाले कहते हैं कि कभी भी जाओ तो बिल जरूर लेके आना। बिल का मतलब क्या है, एक तो वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, दूसरा वो प्रूफ होता है कि आपके पास एक अकाउंटिंग रिसिप्ट है। अगर फ्यूचर में किसी कंपनी के साथ आपको कोई इशू हो जाता है या किसी प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, तो अगर आप कोर्ट में क्लेम करना चाहते हो, तो जितने भी हमारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है ना, वो एज अ प्रूफ कहां पे लग सकते हैं बेटा, कोर्ट के अंदर लग सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा है,
act as a proof in court of law. Claims against the firm by creditor or a lenders can easily be settled in the court by showing the account as evidence in the support of our argument. तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, दिए हैं, नहीं दिए, क्या करा, अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आप इजीली क्या करोगे बेटा, कोर्ट में उसको प्रूफ कर सकते हो। समझ आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मेरे को पहले कोई लिमिटेशंस का मतलब बताएगा बेटा कि लिमिटेशंस क्या होती हैं। मतलब बताया अपनी अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा कुछ भी हमारी बाउंड्रीज, या आप सिंपल में कह सकते हो, आपने दो वर्ड सुने होंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, किसी भी चीज के नेगेटिव्स क्या है, वो भी काइंड ऑफ लिमिटेशंस ही है। ठीक है, लिमिटेशंस का मतलब होता है कि जिन चीजों से बाहर जाके आप उसमें काम नहीं कर सकते, यानी बेसिकली शुद्ध हिंदी में हद पार नहीं कर सकते आप अपनी। ठीक है, लिमिटेशन का मतलब क्या हो गया कि एक बाउंड्री लाइन है कि आप उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके उसमें वर्क नहीं कर पाओगे। अब पहला आता है बेटा कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग की सबसे पहली बाउंड्री या लिमिटेशन क्या है बेटा, ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि अभी आप सबने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पढ़े, तो क्या आप उस डेबिट और क्रेडिट के रूल से बाहर आके काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। छोटी क्लास में क्या होता था, टीचर जब बोर्ड मास सिखाता था आपको, तो वो पहले क्या कहता था, ब्रैकेट ओपन सब कुछ करवाता था ना आपसे। लेकिन आज आप बड़े होके वो करते हो? पूरा तो नहीं अप्लाई करते, डायरेक्ट भी हो जाते हैं क्वेश्चन तो। लेकिन क्या हुआ सर, छोटी क्लास में वो कंपलशन था कि बोर्ड मास अप्लाई करना ही करना है, वो उसकी लिमिटेशन थी कि सर मेरे को पता है कि मैं विदाउट ब्रैकेट ओपन करे भी आंसर बता सकती हूँ, लेकिन नहीं बताने देगा टीचर, वो कहेगा कि करके दिखाओ। तो लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा कि जो हमारे लिए फॉलो करना क्या हो जाता है, एक तरीके से कंपल्शन बन जाता है। देखो यहाँ लिखा है, since the account of an organization is prepared on the basis of number of accounting concept and convention, so the operating and financial result disclosed by the financial statement are not realistic. बेटा इसमें ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अकाउंटिंग के अंदर क्या होती है, सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाता है, सही माना जाता है, जिसके चक्कर में हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, कभी भी रियलिस्टिक नहीं आते। देखो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे बताने की कोशिश करो आप। अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि हमारे पास एक क्या है, कोई भी 10 लाख रुपए की कार है यहाँ पे, ठीक है, सपोज करना, इस पे हर साल क्या लगता है बेटा, 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो लगातार इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, कम होती रहती है। ठीक है, अब ये 5 साल बाद इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, 5 लाख रुपए का, या सॉरी 2.5 लाख रुपए का। 50,000 रुपए के हिसाब से 5 साल में कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 2.5 लाख। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बचनी चाहिए सर, 7.5 लाख। क्या ये जरूरी है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 7.5 लाख ही हो? बताओ, नहीं जरूरी ना। सर एग्जैक्ट वैल्यू कब पता चलेगी, जब मैं उस गाड़ी को मार्केट में बेचूंगा। हो सकता है वो 8 लाख की बिक जाए, या हो सकता है वो 7 लाख की बिक जाए। जरूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग ने हमें डाटा दिया है वो 100% एक्यूरेट हो। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नॉर्मल सर्कमस्टांस या डेली लाइफ के हिसाब से नहीं चलती, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। मैंने आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी भी बताया था ऐसे ही। ठीक है, हमें मानना पड़ता है कि वो ऐसे काम करता है, लेकिन उसके भी क्या है, बच्चों ने पूछे ना क्वेश्चंस, तो उसकी भी एक्सेप्शंस होती हैं अपने आप। ठीक है, अगला बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट। देखो बेस्ड ऑन अ पर्सनल जजमेंट का मतलब समझते हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा है ये, इसको ध्यान से देखना। बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में ना दो टाइम पीरियड्स बताए थे, एक बताया था अकाउंटिंग पीरियड, और एक बताया था बच्चे मैंने यहाँ पे कैलेंडर ईयर या कैलेंडर पीरियड। अकाउंट कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है सर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, है ना भाई। लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर होता है, मैंने आपको बताया था कब स्टार्ट होता है बेटा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। कब स्टार्ट होता है ये, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब यहाँ पे सोचो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई सीए है या कोई अकाउंटेंट है, वो कहता है कि मैंने ना, मान लो 2019 में तो मैं अकाउंट बनाऊंगा किसके हिसाब से, इस ईयर के हिसाब से। 2020 के अकाउंट बनाऊंगा मैं किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। यानी पर्सनल जजमेंट हो गई ना, कि जो उसका मन कर रहा है वो उसके हिसाब से अप्लाई कर सकता है। मान रहे हो इस चीज को, समझ आई? लेकिन मेरे को आप इस चीज का ये आंसर करो कि अगर कोई अकाउंटेंट इस तरीके से काम करेगा अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से, तो अगर हमें फ्यूचर में किसी भी साल के अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, तो हम कंपेयर कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे ना, रीजन दिक्कत आ जाएगी। क्यों सर, एक बार तो मैंने कौन सा ईयर लगाया था, अकाउंटिंग पीरियड, और एक बार कौन सा लगा दिया बच्चे मैंने यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर, सॉरी कैलेंडर ईयर। तो हमारा कभी भी डाटा आपस में मैच नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन और है कि जहां पे भी पर्सनल जजमेंट यूज होता है वहां पे हमारे आंसर्स कभी भी ठीक नहीं आते। देखो क्या लिखा है, अकाउंट्स ऑफ अ फर्म आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, दस द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये अभी हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट जब डेप्रिसिएशन में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। बेटा अकाउंटिंग की क्लास में सबसे पहला मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाती हैं अकाउंट्स में, मनी वाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, उसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड। और ये भी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग किस में डील करती है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में डील करती है, नंबर्स में, उसको क्वालिटी से किसी की भी कोई लेना देना नहीं होता। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की आपको क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कैसे, accounts are prepared only on the basis of quantitative financial information, it does not provide the qualitative information like goodwill, इसमें गुडविल का कोई अता पता नहीं होगा, मैनेजमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन कैसा है इसके बारे में अकाउंटिंग हमें नहीं बताती। वो सिर्फ क्या बताएगी, इतना पैसा आया इतना पैसा गया, क्योंकि वो डील ही किसमें करती है, सिर्फ पैसे में डील करती है। रिलेशन कैसे है, किसकी गुडविल क्या है, किसका नेचर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक बेटा वर्ड आता है यहाँ पे, सफर फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। क्या है यहाँ पे, विंडो ड्रेसिंग। कोई बताएगा विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? ठीक है, बेसिकली विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बेटा गलत तरीके से किसी चीज को सामने वाले को मैनिपुलेट करके बताना। फर्म्स क्या करती हैं बेटा, लगातार अपने प्रॉफिट को या अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी फर्म में खर्चे क्या करती हैं, ज्यादा शो करती हैं। देखो टैक्स कैसे दिया जाता है, मैंने साल में 1 करोड़ रुपया कमाया, 1 करोड़ में से मेरे 70 लाख रुपए खर्चे गए, बाकी कितने बचे, 30 लाख, तो मेरे को टैक्स किस पे देना है, 30 लाख पे देना है। समझ आ रही है जी? तो फर्म को बताया 30 लाख पे टैक्स देना है, तो फर्म क्या करती है, अपने खर्चे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देती है, हो चाहे ना हो लेकिन ज्यादा करके शो कर देती है। आपने देखा होगा बेटा बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह ये डोनेशंस देते हैं, देखा है, कोई 5 करोड़ की दे रहा है, कोई 10 करोड़ की दे रहा है, कोई 50 करोड़ की दे रहा है। डोनेशन क्यों होती है पता है आपको? एज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 80cc की डिडक्शन होती है कि अगर आप कहीं पे भी 80D है, पता नहीं 80C ऐसे ही है, कि अगर आप कोई डोनेशन देते हो तो वो 100% टैक्स फ्री है। मतलब मैंने साल के 10 करोड़ रुपए कमाए और मैंने दिखा दिया कि मैंने 7 करोड़ की डोनेशन दी है, तो वो तो खत्म हो गई ना मेरी इनकम में से, टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। तो ये करते क्या है, थोड़ी सी डोनेशन दी, रिसिप्ट ज्यादा की बनवा ली, टैक्स क्या होता है, चोरी होता है इस तरीके से। इसे बोला जाता है क्या, विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है। क्या बोल, सोर्सेज होते हैं बेटा सबके अपने अपने, ठीक है ना। कहता है द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी में प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू सूट देयर ओन रिक्वायरमेंट बाय शोइंग मोर और लेस प्रॉफिट देन द ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट। वो क्या करती है बेटा, प्रॉफिट को ऊपर नीचे करके शो करती है, फेयर कभी भी शो नहीं करती। दिस कैन बी डन थ्रू अ विंडो ड्रेसिंग। ये सब कैसे किया जाता है बेटा, विंडो ड्रेसिंग के थ्रू किया जाता है। depicts unrealistic information, कहता है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी कैन नोन ओनली व्हेन द फर्म इज क्लोज डाउन एंड द स्टॉक इज रियलाइज्ड एट अ मार्केट प्राइस। सिमिलरली फिक्स्ड असेट्स शुड आल्सो बी वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस। देखो क्या कह रहा है बेटा, आप जितना मर्जी अकाउंट बना लो, ठीक है, आप अकाउंट्स की 100% एक्यूरेट पोजीशन सिर्फ तभी निकाल पाओगे, कब, जब आप अपनी फर्म को बंद करोगे और उसका सारा सामान मार्केट में जाके बेचोगे, तभी आपको पता चलेगा मेरे पास क्या पैसा आया। एग्जाम्पल के तौर पे एक प्रॉपर्टी कहीं पे पड़ी है किसी की, वो कहता है यार मैंने 50 लाख की ली थी, आज ना वो 70 लाख की हो गई होगी। तो क्या उसके मानने से वो 70 लाख की हो जाएगी? नहीं। कब होगी? जब वो उसको बेचेगा, बेच के पता चलेगा। हो सकता है वो 80 की भी बिक जाए, हो सकता है वो 65 की ही बिके, लेकिन बेच के तो पता चलेगी ना एग्जैक्ट वैल्यू। तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर जो आप डाटा प्रेजेंट करते हो ना, अकाउंट्स बनाते हो, वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। वो एक्चुअल कब पता चलेंगे बेटा, जब मैं बिजनेस को बंद करूंगा और वो सारा का सारा सामान क्या करूंगा, मार्केट में जाके बेचूंगा, तब जाके मेरे को पता चलेगा भाई मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या निकल के आई है। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, कहता है अकाउंटिंग जो होती है ना बेटा फोरकास्ट के लिए, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, ठीक है, क्या होता है, फ्यूचर। कहता है फ्यूचर प्रेडिक्शन हम इसकी बेस पे नहीं कर सकते। एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए बेटा। पहले तो फोरकास्ट का मतलब, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे जो मैं कह रहा हूं, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है।
2024 में एक कंपनी थी जो कूलर और एसी दोनों बनाती थी। कूलर की सेल ना बहुत ज्यादा हाई गई एसी की सेल से कंपैरिजन में। ठीक है, कंपनी अकाउंट बना रही है। अब जब वो अकाउंट बना रही है तो उसे क्या दिख रहा है भैया, कूलर की सेल काफी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एसी के। तो अगले साल के लिए वो क्या करेगी, एसी का प्रोडक्शन क्या कर देगी, कम, और कूलर का क्या कर देगी। अब लेकिन क्या ये सही है कि हम अपने अकाउंट्स की बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसका रिजल्ट बताता हूं क्या हुआ। अगले साल गवर्नमेंट ने 2025 में मान लो बजट लॉन्च किया, और उसमें कुछ उनकी ऐसी पॉलिसीज आई बेटा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती हो गई और एसी के प्राइस भी सस्ते हो गए। अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, अब एसी की, कूलर की डिमांड क्या हो जाएगी। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि अकाउंट्स की बेस पे मैं फ्यूचर पता लगा लूं, सर एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। रीजन, फ्यूचर में क्या पॉलिसीज आने वाली है, कैसे वर्क होने वाला है, किसी को नहीं पता होता। तो अकाउंट्स की बेस पे फोरकास्टिंग नहीं की जाती। कहता है अकाउंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर द पास्ट परफॉर्मेंस, एनालिसिस ऑफ पास्ट डाटा इज नॉट ऑफ मच यूज फॉर मेकिंग अ फ्यूचर प्रेडिक्शन। लेकिन जो पास्ट डाटा है आप उससे कंपैरिजन तो कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन बेटा कभी भी नहीं कर पाओगे। फिर आता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं बेटा। देखो दो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है बच्चे इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल होते क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। दिस कंटेन्स पर्सन हु आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। एग्जांपल्स आर ओनर, मैनेजमेंट एंड वर्कर। कोई भी ऐसे पर्सन जो डायरेक्टली बिजनेस से लिंक करते हैं, बिजनेस का मालिक हो गया, बिजनेस के अंदर काम करने वाले हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, ये हैं, आप बच्चे भी क्या हो गए, इंटरनल पार्ट हो गए यहाँ का, क्या हो जाओगे, इंटरनल। एक्सटर्नल कौन हो जाएंगे बेटा, बाहर वाले। बाहर वाले कौन हो गए, बैंक्स जिससे किसी ने लोन लेना है, ठीक है, शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, ये कौन हो गए, सारे के सारे बाहर वाले। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंटरनली डायरेक्टली बिजनेस के जो काम चल रहा है उसके अंदर रोल प्ले करता है, वो इंटरनल कहलाते हैं। देखो लिखा भी है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज सिखाता हूँ, इंटरनल तो समझ आ गया सबको, एक्सटर्नल का हमें डेफिनेशन देनी है, हमें नहीं आती। तो देखो ये बच्चों को मैं सिखाता हूँ, कितना इजी है। ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विसेज एक्सेप्ट द इंटरनल यूजर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, है ना, हमें नहीं आ रही आज सर, हमें नहीं पता क्या होती है, कितना आसान है लिखना। क्या लिखा है यहाँ पे, सर वो सारे यूजर्स जो कि इंटरनल यूजर्स नहीं होते, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। लिख सकते हो, गलत कोई कर नहीं पाएगा, तो ये बात बिल्कुल ठीक है ये। तो इस तरीके से भी डेफिनेशंस अपने आप बनाई जाती हैं वहां पे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है बेटा, शेयर होल्डर, बैंकर, क्रेडिटर और गवर्नमेंट, यानी ये जो सारे बाहर वाले लोग हैं हमारे। फिर आता है बेटा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बेटा आपकी जो बुक है ना वो क्या है बेटा, हमारी डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम। क्या है यहाँ पे, डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम जो आएगा। देखो बेटा डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग क्या कहती है, ये समझाती है कि अगर बिजनेस में कोई डेबिट हुआ है तो उसकी जगह पे कोई ना कोई क्रेडिट भी हमेशा होगा ही होगा। एग्जाम्पल समझना, एक पर्सन बिजनेस कर रहा है, सपोज करो मैं टैक्स भरने गया, मैंने दिखाया भैया मेरे को इतने की 1 करोड़ की 2 करोड़ की इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट पूछेगी नहीं भैया ये 2 करोड़ रुपए कमाए कहां से, पूछेगी ना। तो बेटा अगर मैंने इनकम करी होगी तो मेरे को अपने खर्चे दिखाने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। सर मेरी ना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का मेरा इतना रेंट जाता है, वहां पे मैंने इतनी चेयर्स रखी हुई है, इतना एसी लगा, ये लगा, फलाना, दिखाऊंगा ना। अब गवर्नमेंट कहती है दिखाओ भैया आपने खर्चा कहाँ करा, तो मैं अपनी इनकम तो दिखा रहा हूँ लेकिन मेरे पास खर्चा दिखाने के लिए नहीं है, तो वो इनकम कौन सी होगी, लीगल होगी, इनलीगल हो गई। तो गवर्नमेंट तो यही कहेगी ना, आपने खर्चा तो सर कहीं करा नहीं, आपका इंस्टीट्यूट कहीं है नहीं, आप दिखा रहे हो इंस्टीट्यूट से आप पैसे कमा रहे हो, इंस्टीट्यूट दिखाओ कहाँ है। और आपने अगर इतना पैसा लगाया है तो पैसा दिखाओ आपने कहाँ कहाँ पे खर्च करा है। तो यानी कि सर अगर मैं इनकम शो करता हूँ ना अकाउंट्स में, तो मेरे को क्या शो करने पड़ेंगे, अपने फिर खर्चे भी शो करने पड़ेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इनकम। तो अकाउंटिंग क्या कहती है कि अगर कोई पर्सन पैसा कमाता है तो उसके बदले में उसने क्या किया होगा बेटा, कहीं ना कहीं पे कोई खर्चा भी किया होगा। अगर वो नहीं कर रखा तो यानी कि वो कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, डबल एंट्री सिस्टम बोला गया। मतलब इट इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एट टू प्लेस, वंस एट द डेबिट and once again on the credit side. It is a systematic, complete and a scientific method of recording financial transactions of a business entity. ये क्या है बेटा, एक सिस्टमेटिक मेथड है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट। बताइए थी ना, वही है बस, जैसे टी शेप अकाउंटिंग करी थी ना आपने, वही तो है। Single entry system, as the name suggests that all the transactions are not recorded on double entry basis, in fact it is a incomplete double entry system. इसमें बेटा ट्रांजेक्शन एक ही साइड में रिकॉर्ड होती है। एग्जांपल ये यूज कहां पे होता है,
बेटा ये यूज होता है आपका एनजीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आप डोनेशन करते हो। देखो हर चीज में क्या हो रहा है, कहीं पैसा जा रहा है तो कहीं से आ रहा है। अब आप भगवान के मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, आपने वहां पे पैसा डोनेट किया, तो वहां से रिटर्न में कुछ आएगा सर? प्रसाद है ना, लेकिन उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेसिकली यानी कि सर जब हम पैसे दे रहे हैं तो वो कौन सी एंट्री हो गई, एक तरीके से सिंगल साइडेड हो गई। तो जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, एनपीओ चल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके अंडर काम करती है बेटा? सिंगल एंट्री के लिए काम करती है। और बाकी की जितनी फर्म्स है वो किसके लिए काम करती है? हमारी एक तरीके से डबल एंट्री बुक कीपिंग पे काम करती है। ठीक है,